तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उन बातों को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और आज क्या पढ़ने वाले हैं उन विषयों पे चर्चा करेंगे यार। देखिए, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा 5 मिनट लेके जो पिछली क्लास में पढ़ा था उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उस बेसिक कंसेप्ट के बाद हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। हालांकि ये चैप्टर फिजिक्स के अंदर भी, ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी इक्वली आता है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, बल्कि वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो इस बार सवाल आ गया, ठीक है, लेकिन नीट के अंदर ज़्यादातर ऐसे सवाल देखे नहीं गए। एक आध बार कभी पहले आया हुआ है, लेकिन इस री नीट के पेपर में आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल आपको देखने को मिलेगा यार, राउंडिंग ऑफ का सवाल मिलेगा यार। समझ रहे हैं? तो वही सारी चीज़ों को हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ध्यान से अपन को देखने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ज़रूरी नहीं कि इससे क्वेश्चन आ रहा है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अदर चैप्टर्स से भी लिंक करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर पूछता है तो उन चीज़ों को भी कंसिडर करता है कि हमें इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपका आंसर चाहिए। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम नीट का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को अभी से ही उस प्रकार की तैयारी करनी होगी कि वो जो क्वेश्चन बनाए उसको हम पहले ही अप्रोच कर पाएँ यार चीज़ों को। और चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और आप जरा देखिए ध्यान से कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल कुछ बेसिक बातें करी थी। आई होप कि आपको जो काम दिया गया था बड़ा ही ईमानदारी से आपने किया होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। मास के बारे में चर्चा की थी, वेट के बारे में चर्चा किया था, एनालिटिकल बैलेंस के बारे में हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने आपको बताया था वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट होती है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। और किस टाइप के फ्लॉक्स हैं, किस टाइप के वेसल्स हैं जो कि वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। आज आपको जब मैं एक जेईई एडवांस का जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको इसका यूज नज़र आएगा। ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है। मैं कोई भी चीज़ों को फालतू नहीं पढ़ाता। ठीक है। जो चीज़ें आ सकती हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हो लग सकता है कि कोई ये चैप्टर कोई कई टीचर नहीं पढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो काम करूँगा। ठीक है। तो ये इसके बाद देखिए, मैंने डेंसिटी पे बड़ा ही डिटेल में चर्चा किया था। और डेंसिटी के बाद जब हम कर रहे थे तो उसमें बताया था कि मोलर मास, ये जो डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी है। पी एम बाई आर टी में एम क्या है? मोलर मास है, गिवन मास नहीं है। क्या है? मोलर मास है। समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट है बेटा। ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर की बात करी थी, एग्जाम्पल दिया था बहुत सारा और चीज़ों को समझाया था कि कैसे क्या होने वाला है मामला। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रिलेशन बताए थे और इन रिलेशंस को आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है। अब हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आपसे हम बात करना चाहते हैं कि बेटा मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर क्या है बेटा? ये वो वाला मैटर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये मैटर वो मैटर है जिसके अंदर हम सॉलिड की बात करते हैं, जिसके अंदर लिक्विड की बात करते हैं, जिसके अंदर गैस की बात करते हैं। ये वो वाला मैटर है। समझ रहे हैं आप? क्या कहता है मैटर? मैटर कहता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्या हो? मास हो और वो इस ऑक्यूपाई करता हो कुछ स्पेस, और इन दोनों को कंबाइन अगर करें ओवरऑल तो वो ओवरऑल मैटर को बताता है। समझ रहे हैं आप? मैटर को बताता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे अपने पास तीन फिजिकल स्टेट जनरली देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसा कि हमने पिछली क्लास में थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा करी थी, लेकिन आज इन बातों को जो है हम डिटेल में करने वाले हैं। क्या है? जैसे कि बेटा अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है तो ये बात फिक्स है कि उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम होगा। डिफाइनाइट शेप होगा।
जबकि लिक्विड की बात करें तो उसके पास वॉल्यूम तो होगा, वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होगा, ठीक है, किसी कंटेनर में रख दिया उसका वॉल्यूम वो हो गया, समझ रहे, लेकिन कोई शेप नहीं होगा। वाटर को देख लीजिए, जमीन के अंदर फैला दीजिए पानी, उतना वॉल्यूम उसका हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन शेप कुछ भी हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर गैस की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडम मोशन कर रहे होते हैं। कैसे मोशन कर रहे होते हैं? जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो ना तो उनके पास कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डिफाइनाइट शेप होता है। आइदर जब तक कि आप कंटेनर को फिक्स ना करें तब तक तो उनके पास कोई भी डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता, समझ रहे हैं। वो आपस में कोलिजन करते रहते हैं गैसेस मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई गैसेस के पास कोई भी डिफाइनाइट वॉल्यूम या डिफाइनाइट शेप नहीं होता, डिफाइनाइट वॉल्यूम या डिफाइनाइट शेप नहीं होता, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम तो ये सारे चीज़ों को देखिए ध्यान से कि जो सॉलिड है उसके पास एक शेप भी है और क्या है, इसका कुछ डिफाइनाइट वॉल्यूम भी है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो है लेकिन कोई शेप इसके अंदर नहीं है, शेप कोई भी नहीं है, डिफाइनाइट शेप नहीं है। गैसियस के अंदर तो दोनों ही नहीं है, ना तो इसके पास वॉल्यूम है ना तो शेप है। आप देखिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं दूर दूर हैं, आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं और इसी रैंडम मोशन के दौरान ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में एक दूसरे को टकराएंगे, एक दूसरे की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे कि नहीं। अब कुछ बातें हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर किसी सॉलिड को, आप ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ों को, आज ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है, ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है बेटा। और इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा बोलिए। अगर सॉलिड को आप हीट करोगे बेटा तो वो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड में चेंज होगा। जैसे कोई भी आइस है, आइस को आप हीट दोगे, आइस को आप क्या दोगे, हीट दोगे, और जैसे ही आप हीट दोगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं बेटा। अब जैसे आपके पास लिक्विड है और लिक्विड अगर कभी गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड कभी गैस में चेंज हो जाए, यानी कि अगर ये मान लीजिए आपके पास कंटेनर है और ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जरा ध्यान से देखिए, और इस ये जो है क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ऊपर वेपराइज हो रहे हैं, ऊपर वेपराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऊपर वेपराइज हो रहे हैं। और इसी वेपराइजेशन को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होना क्या है, वेपराइजेशन है बेटा, क्या है, वेपराइजेशन है। और इसी प्रोसेस में अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मामला हीट हो रहा है। लेकिन जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो यस और नो। जैसे कि ये गैसेस है और गैसेस जब कभी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। जैसे कि एक कंटेनर है अपने पास और ये कंटेनर ऊपर से क्लोज है, ऊपर से क्या है, क्लोज है, और जैसे ही स्टीम ऊपर जाएगा आप देखते होगे ये बबल्स इसके ऊपर लग जाएंगे, इसके ऊपर, इस परत के ऊपर बबल्स कुछ लग जाएंगे, और यही बबल जब कंडेंस होकर नीचे आएंगे इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। समझ में आ रही चीज़ें कि जब कभी गैस लिक्विड में चेंज हो जाए दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और जब कोई लिक्विड जब सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। और एक बात और, आपके सामने जब कभी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, क्या बन जाए, जब कभी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, क्या बन जाए, सॉलिड से गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। बेटा अब ड्राई आइस, जैसे सॉलिड ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राई आइस बोलते किसको हैं,
आने वाले क्वेश्चन के अंदर वो ड्राई आइस लिख देगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि सॉलिड CO2 की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सॉलिड CO2 की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप चीज़ों को? कैम्फर, ये सॉलिड से किस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। नेफ्थलीन बॉल जो आप देखते होगे आपके टॉयलेट के अंदर यूज होता है, समझ रहे हैं? वो नेफ्थलीन बॉल होती है। क्या कौन सी बॉल होती है? नेफ्थलीन बॉल होती है। समझ रहे हैं आप? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देंगे, ठीक है? सॉलिड से क्या होगा? गैस में अगर डायरेक्टली चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, आपको क्या करना है? इन सारी प्रोसेसेस को थोड़ा सर्च करना है, रिसर्च करना है कि बताइए सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसके भी तो कुछ एग्जाम्पल होंगे, या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं तो कोई उसके भी तो एग्जाम्पल होंगे ना बेटा? बोलो यस और नो। लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसका भी एग्जाम्पल होगा। और वैसे ही गैस से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन है डिपोजिशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना ही रखना है इसको। इसको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप अभी इन प्रोसेस को देखिए कि आपको क्या काम करना है। इन सारे प्रोसेसेस को जैसे मैंने लिख रखा है कि सॉलिड से जब गैस में जाएगा तो ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके, उसी प्रकार से सारे प्रोसेसेस को देखना है, एक बार अपने से रिसर्च करनी है, चीज़ों को सर्च करना है थोड़ा सा। आज आपके पास इंटरनेट है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप बहुत प्यार से इन सारे चीज़ों का एग्जाम्पल नोट करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है? और उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। आपको बहुत मजा आएगा, आप एक बार सर्च करिए, आपको बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं? आपको लगेगा कि आप कुछ वर्थ इट कर रहे हो लाइफ के अंदर इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है ना? और इसलिए आप ये जरूर काम करिए, ठीक है? तो दूसरी बात आपसे क्या कहना चाहते हैं? इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। या तो टेम्परेचर या प्रेशर, इन चीज़ों को वेरी करा के हम इन इंटर कन्वर्जन को प्रोसीड करा सकते हैं बेटा। इन इंटर कन्वर्जन को प्रोसीड करवा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास मैटर का माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रो का मतलब बड़ा या बल्क लेवल पे। जब मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे हम मैटर की बात करते हैं तो उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं वो जरा देखिए। जब मैटर को क्लासिफाई बल्क या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, कई बार हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक मेरे मुंह से निकल जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें, मैक्रो मतलब बल्क लेवल पे अगर बात करें बेटा, तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर और प्योर सबस्टांस के अंदर। बेटा ये मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है मिक्सचर। कंटेन टू और मोर प्योर सबस्टांस, कंटेन जो मिक्सचर आपका होता है दो और दो से ज़्यादा प्योर सबस्टांस से मिलके बना होता है। मिक्सचर जो होता है दो और दो से ज़्यादा सबस्टांस से मिलके बना होता है, प्योर सबस्टांस से मिलके बना होता है। जैसे एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर की अगर मैं बात कर लूँ, या फिर एयर की बात कर लूँ, एयर का भी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे अभी। जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको एयर का कंपोजिशन बता दिया जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? तो एयर भी एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है। एयर क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है। और टी, अब चाय में तो आप जानते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं उसमें, कई बार पानी भी डाल लेते हैं, ठीक है, चीनी डालते हैं, ठीक है, चाय पत्ती भी डालते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो वो भी एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है। समझ रहे कि नहीं? अब मिक्सचर के दो टाइप हो सकते हैं बेटा, मिक्सचर के दो टाइप हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमो का मतलब समझ में आ रहा है कि सेम सेम वाली चीज, समझ रहे हैं? सेम सेम वाली चीज। तो अगर होमोजीनस की बात करें तो उसका थ्रू आउट द सॉल्यूशन आप देखेंगे जब कंटेनर में, तो आपको दिखेगा कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसका यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। जबकि ये जो होमोजीनस मिक्सचर होता है कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, मतलब अगर आप पानी को चीनी में मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। कैसा होता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है? और वो सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। समझ रहे हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें, डू नॉट मिक्स कंप्लीटली,
कभी भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए चलिए चलिए, एक सेकेंड। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। और दूसरी बात, मैं बात करता हूँ प्योर सबस्टांस की। किसकी? प्योर सबस्टांस की अगर बात करें तो प्योर सबस्टांस, अब ध्यान से अगर देखेंगे प्योर सबस्टांस को, तो ऑल कंस्टिट्यूएंट आर सेम इन इट्स केमिकल नेचर, कि उसका केमिकल नेचर क्या होगा? प्योर सबस्टांस का सेम होगा। और ये जो प्योर सबस्टांस होता है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। जैसे कि ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये ग्लूकोज है। अब कॉपर और गोल्ड तो मतलब कि अलग अलग ही हैं, ठीक है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा? सेम ही होगा। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो C6H12O6, आप देखेंगे कि ये फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है। अगर कार्बन के 6 हैं तो हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। अगर इससे आप वेरी करोगे तो इस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पे ही खतरा आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो ये सुनो। दूसरी बात अगर करके चलें कि एलिमेंट, प्योर सबस्टांस में ही अपने पास एलिमेंट आता है। और एलिमेंट की अगर बात करें, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कितने टाइप के एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट? ओनली वन टाइप ऑफ एटम मे एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरी बात, अगर कंपाउंड की मैं बात करके चलूँ बेटा, तो जो कंपाउंड होता है, टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं आपस में, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं एक डिफाइनाइट रेशियो में, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड बेटा, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए जरा, क्या है ये? है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और ये सोडियम मेटल। समझ रहे हैं कि नहीं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एटम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं ये अलग अलग। ठीक है। अब जरा देखिए, जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन से जब कंबाइन करेगा यार, तो क्या बनाएगा बेटा? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन के दो एटम, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है O2 मॉलिक्यूल्स का, O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है। दूसरा डायग्राम देखिए, जैसे अगर ऑक्सीजन का ये एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, अगर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। समझ रहे हैं? पानी। और जैसे ही उसी प्रकार से कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ रहे हैं? ये इन सारी चीज़ों को आप एक बार एनसीईआरटी से आप रीड करेंगे, एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन है सारी। ठीक है। बट मैंने आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है, हर एक चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे क्या है, और इन सारी चीज़ों को जो आपसे मैंने बोला था उसको आपको करके ही आना है अगली क्लास में। ठीक है। इसको करके आइएगा, क्योंकि मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय के अंदर इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होने वाला है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ है नहीं, और आराम से चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ठीक है। देखिए, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या नाम है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? जैसे हम आपसे कहें कि 10 केजी शुगर, कितना? 10 केजी शुगर, 10 केजी चीनी, या मैं कहूँ 10.00 केजी शुगर, ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? बताइए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर यस वाली जनता ए कमेंट करेगी और नो वाली जनता बी कमेंट करेगी। ठीक है। यस वाली जनता क्या करेगी? ए कमेंट करेगी, और नो वाली जनता क्या कमेंट करेगी? बी कमेंट करेगी। बताइए, सेम है? बता दीजिए, सेम है क्या? नहीं बेटा, सेम कैसे हो जाएगा? सेम कैसे हो जाएगा?
देखिए, अगर मैं कहता हूँ 10 kg, अगर मैं कहता हूँ 10 kg, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब समझते हैं? अप्रोक्सीमेट का मतलब एक आकलन किया गया है कि ठीक है इसके आसपास होगा, ठीक। लेकिन आप 10.00 kg की बात अगर कर रहे हैं, 10 पॉइंट अगर डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा, ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम तो नहीं होंगी, इसलिए क्या, बी वाली जनता यहाँ पे सही है, बी वाली जनता सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डिजिट विच टेल्स अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ डिजिट विच टेल्स अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। वो डिजिट जो एक्यूरेसी को बता रहे हैं, मेजरमेंट के एक्यूरेसी को बता रहे हैं, उसे सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जाना जाता है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो 23.5, इसमें अगर मैं आपसे पूछूँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अभी के लिए बहरहाल आप तो 3 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए। लेकिन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को क्लियर होगा। अगर कहीं पे 2.35 लिखा हुआ है तो इसमें भी 3 है। सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है बताओ ना थोड़ा। तो बेटा उसके लिए कुछ रूल है, कैसे हो रहा है, तो आंसर, तो उसका आंसर है, द आंसर इज ऐसे, द आंसर इज ऐसे, ठीक है। कुछ गोल्डन रूल हैं इसके, जो कि हमें रिमेंबर करने रहते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि इस नंबर के अंदर कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इन सारी बातों को हम रूल्स बनाए हुए हैं और उन रूल से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे चीज़ों को, और लेवल उठेगा, घबराइए नहीं, लेवल धीरे धीरे उठेगा, समझ रहे हैं। पहले तो हमारा काम है चीज़ों को सीखना, ग्रैब करना कि क्या कहना चाहता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये रूल है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन अगर ये बोरिंग लग रहा है तो आने वाले समय में इसको कुछ लोग अच्छे से कर लेंगे। अगर आज अगर आप अच्छे से कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में ये चीज़ें जब कभी भी एग्ज़ाम में रिपीट होंगी या आएंगी, तो आपके लिए ईजी होगा स्कोर करना, इसको अटेम्प्ट करना, इसको करना। क्योंकि हो सकता है कि कुछ शुरुआत में आपको इसमें बोरिंग लगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में उतना ही मार्क्स का आएगा जितना अदर क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा पूरे थ्रू आउट द सिग्निफिकेंट फिगर का ये टॉपिक, तो आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि ये चीज़ें बोरिंग लग रही है, नहीं। उस चीज़ों को मैंने पिरोया है उस तरीके से कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कभी, ठीक है। आप जरा देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये कह रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है यार, वैल्यू क्या है उसकी, ये बताना चाह रहा है, समझ रहे। जैसे मैं कहूँ 25, 25 मेरा फेवरेट है, ठीक है। फिर से मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया, 25 क्या है, 25, 25 की अगर मैं बात करूँ तो दो सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर। और यही मैं वैल्यू बात करूँ 2345 की, 2345 की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, क्योंकि इनमें सारे के सारे जो डिजिट हैं कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। और यही तो कह रहा है रूल कि अगर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा रूल क्या कह रहा है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, समझ रहे हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, देखिए ये क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे मतलब नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। जैसे कि 2005 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, 2005। अगर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये है नॉन जीरो, 2 और 5 क्या है, नॉन जीरो। अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा, यही ये रूल कहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें अगर बात करें 2.03, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तीसरे रूल को देखिए, लीडिंग, स्टार्टिंग,
लीडिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। मुझे पता है कि लीडिंग और लैगिंग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीडिंग का मतलब क्या है। बेटा लीडिंग का मतलब स्टार्टिंग है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज होने ही नहीं देंगे हम आपको। एग्जामिनर करना चाहेगा, एग्जामिनर तो धूर्त है, वो आपको करना ही चाहेगा कंफ्यूज, लेकिन आपको हम होने ही नहीं देंगे ना, आपको होने ही नहीं देंगे ना। और इसलिए लीडिंग का मतलब स्टार्टिंग, समझ रहे हैं? तो ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कोई मतलब नहीं, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नंबर में काउंट ही नहीं होगा, समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं 0.0025 की अगर मैं बात करूं, इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के जीरो कैसे हो जा रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट। इसलिए जो नॉन जीरो टर्म है वही सिग्निफिकेंट फिगर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर की बात चल रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं? वैसे ही एग्जाम्पल अगर लेंगे 0.00504, आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तीन। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करा दूंगा ना यार, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करा दूंगा कि चीज़ें समझ में आने लगेगी, आप देखते ही लगा दोगे मामला, समझ रहे हो? अभी एक रैपिड फायर भी मैं कराने वाला हूँ आगे चल के आपको, जिससे पता चलेगा आपको कि तुरंत देखते ही वैल्यू, कैसे देखते ही वैल्यू आप आंसर टिक कर दो, देखते ही वैल्यू आप आंसर टिक कर दो, ठीक है? उस लेवल की तैयारी करनी है, उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, हल्की फुल्की तैयारी से काम कर चलने वाला है नहीं, ठीक है? उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप देखो तो आपको रूल याद हो ना हो वो अलग की बात है, आप आंसर लगाओ, डायरेक्ट आंसर लगाओ, समझ रहे हो? ये देखिए, इंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इंडिंग जीरो, चौथा नंबर पॉइंट, इंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मतलब कहना ये चाहता है कि इंडिंग के जो, जैसे कि ये है 2.300, 2.300, तो ये एंडिंग के जो जीरो होते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल अगर कहीं लग जाए और एंडिंग में जीरो है, ऐसे तो ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। लेकिन इस केस में अगर डेसिमल के बाद कभी जीरो आ जाए, डेसिमल के बाद कभी जीरो आ जाए, तो वो जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। और इसलिए 2.300 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जबकि 5.0 की बात करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद मामला जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात, इंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे आप एग्जांपल ले 500, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है और इसलिए जो जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है। इंडिंग जीरो मतलब इंड में अगर जीरो है विदाउट डेसिमल, इसमें कहीं भी आपको डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और अगर डेसिमल नहीं है और जीरो आ रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। जैसे 500 में का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 2000 की कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को ऐसे समझना है। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझाते हैं चीज़ों को। जैसे जो बीच के जीरो होते हैं और डेसिमल के बाद के जीरो होते हैं, जैसे ये देखो, ये डेसिमल के बाद वाला जीरो और जो ये बीच के जीरो, ये बीच के जीरो, डेसिमल के बाद के जीरो और ये जो बीच में आ रहा है वो वाला जीरो। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बीच के जीरो और डेसिमल के बाद के जीरो ये फ्रेंड हैं, समझ रहे हैं? एक जैसे हैं। और जो स्टार्टिंग के जीरो हैं, स्टार्टिंग के जीरो हैं वो इनमी है, समझ रहे हैं? वो इनसिग्निफिकेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो इनमी होता है इनसिग्निफिकेंट होता है आपके लिए हमेशा, लेकिन जो फ्रेंड होते हैं कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, करते जरूर हैं। इसलिए वो जो आपके फ्रेंड है वो सिग्निफिकेंट आपके लाइफ के लिए है। और एक बात और, जो दोस्त होते हैं वो ये बताते हैं कि आप कैसे हैं, और जो आपके एनिमी हैं वो ये बताते हैं
कि आपकी औकात और आपका दम क्या है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये है मामला पूरा का पूरा। दूसरी बात, रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। n इंटू 10⁻x अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, n इंटू, अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्या है n, क्या है x, क्या है n और क्या है x। इन बातों को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में। जरा देखिए, n इंटू 10 अगर x लिखा हुआ है, देन ओनली n शुड बी द सिग्निफिकेंट, देन ओनली n शुड बी सिग्निफिकेंट। समझ रहे हैं? जैसे आपके सामने आ गया 20 इंटू 10⁻4, कितना? 20 इंटू 10⁻4, 20 इंटू 10⁻4, ठीक है, 20 इंटू 10⁻4। तो आप देखिए कि केवल और केवल ये n है, क्या है? n है, केवल और केवल n शुड बी सिग्निफिकेंट। अब n में भी आप देखेंगे कि 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 20 तो ये एंडिंग जीरो है ना, और अगर ये एंडिंग जीरो है तो ये तो कैसा होगा? ये जीरो कोई मतलब नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। और इसलिए मैं बात करके चलूँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो एक। जबकि 25 इंटू 10⁻5 की अगर बात करें, मतलब 25 इंटू 10⁻5 की अगर मैं बात करके चलूँ, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा। कितने? दो सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये दोनों ही काउंट हो जा रहे हैं। मामला समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि एग्जैक्ट नंबर की बात करूं, जैसे कि मैं कह दूं 3, अगर मान लो ये 35 होता तब तो ये 2 होता। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते? 2। लेकिन केवल इंडिविजुअल की बात चल रही है 3 और 5 की, मतलब एग्जैक्ट नंबर की अगर बात चल रही है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं सर? तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये बात आने वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यूज होते हुए दिखेगी। समझ रहे हैं? यूज होते हुए दिखेगी। और ये आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर्ड, हमेशा रिमेंबर्ड होना चाहिए आपको। सोते जगते खाते पीते जो जैसे भी आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए ये दोनों रूल। बाकी चीजों को तो मैं ऐसे करा दूंगा, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ना, इनको भूलना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार देखता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ चीजें कंफ्यूजिंग क्रिएट की जा सकती है, और उन चीज़ों को हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 2 रूल हैं, यहाँ से ये पॉइंट का यूज होने का भरपूर चांस है, मतलब पूरी पूरी चांस है कि ये दोनों जो पॉइंट है इससे ही सवाल बन जाए। समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप ध्यान देंगे, आप इसको पढ़ लीजिए, बस एक बार ओवरऑल रीडिंग मार लीजिए, और चीज़ों को समझाएंगे मैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू इन दोनों पॉइंट को क्लियर करेंगे आपसे। ठीक है? अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, एक सेकेंड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, तो जो आपका आंसर होगा वो रिपोर्ट करना होगा आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। समझ रहे हैं? फिर से पढ़िए, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ इन द टर्म ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऐसी लाइन लिखी हुई है ना साहब, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं निकल रहा है, बट जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो इसकी एक एक चीजें खुल के आएंगी बाहर कि क्या ये कहना चाहता है, क्योंकि जब वैल्यू आती है तभी तो चीज़ों को समझा पाएगा इंसान। ठीक है? ऐसे क्या ही मैं इस चीज़ को समझाऊं, ठीक। लेकिन दूसरी बात, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं। रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। लीस्ट प्रिसाइज टर्म के टर्म्स में जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो लीस्ट प्रिसाइज, अब लीस्ट प्रिसाइज क्या होता है सब क्लियर होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों पॉइंट को बस आप पढ़े रहिए, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन के अंदर वो अभी सीखेंगे, वो अभी सीखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक आपके साथ रैपिड फायर खेल लिया जाए। क्या खेल लिया जाए? रैपिड फायर। अगर मैं कहूँ कि आप नंबर को देखिए
और इन सारे नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर बस वैल्यू को देखिए और लिख दीजिए। तो क्या लिख पाएंगे? ट्राई करिए। वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए और अपने से इसको लिखने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए और अपने से इसको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप कि आप लिख लिए होंगे। तो अब समझिए क्या है कि इनका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। अगर आपके सामने एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखते वक्त एक बात ध्यान से सुनिएगा, इन नंबर्स पे आपको फोकस करना है, इस नंबर पे आपको फोकस करना है। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर का जब सवाल आए तो इन नंबर्स पे फोकस करिए, आंसर तुरंत मिलेगा और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अदर पार्ट पे हमारी नज़र नहीं जानी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट नंबर को घूरिए, वहीं से आंसर निकलने वाला है। ठीक है, अगर मैं एक बार में लिखना चाहूँ कि बताओ 25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2, इसमें कितने, 3, इसमें कितने बताइए, 2, इसमें कितने, 4, इसमें कितने बताइए 1, इसमें कितने, 3, इसमें कितने बता दीजिए, ये वाले में बताइए कितने, 4, इसमें कितने बता दीजिए, 3, इसमें कितने बता दीजिए, 5, इसमें कितने 3, इसमें कितने बोलिए 5, इसमें कितने बोल दीजिए 4, इसमें कितने 2। सर ये कैसे लिख रहे हो? मैं नंबर पे फोकस कर रहा हूँ, क्या नंबर लिखा हुआ है, अदर चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। समझ रहे हैं? अदर चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन फिर से एक एक चीज़ को समझाते हैं। जैसे मैंने 25 कहा, तो 25 तो नॉन जीरो है। एक एक डिस्कस करेंगे अब आराम से, ठीक है, एक एक आराम से डिस्कस करेंगे। 25 नॉन जीरो है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। अब किसी नॉन जीरो टर्म्स के बीच में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। रूल याद करिए, अगर दो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसका कितना होना चाहिए, 3। इसका कितना होना चाहिए, 3। अगर बात करके चलो इसमें कितना होना चाहिए बेटा, बोलिए। डेसिमल के बाद अगर ये जीरो आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें जो है 2 ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा, कितना, 2 ही। लेकिन आप इस केस में देखिए 2.500, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो टर्म आ चुका है, तो इसलिए ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो जा रहे हैं। तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, समझ रहे हैं? ये 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, याद करिए, मैंने बताया था कि जो एंडिंग जीरो होते हैं, कैसे होते हैं एंडिंग जीरो, वो कैसे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। इसकी बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इतने सारे रूल पढ़ के बच्चा आता है और उसके सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाता है। क्या है, 500 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, और 500 के बाद अगर डेसिमल लग जाए कभी, 500 के बाद अगर कभी डेसिमल लग जाए तो उसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो बताओ, अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया तो अब जो सिग्निफिकेंट फिगर इसका निकल के आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 3। इसमें बता दो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा। कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करके चलूँ तो आप देखिए कि ये एंडिंग जीरो है, और एंडिंग जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इसकी अगर मैं बात करके चलूँ 2.0034 की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। मतलब ये डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? वैसे भी नॉन जीरो टर्म्स हैं अगल बगल, समझ रहे कि नहीं? ये वाला देखिए 0.00000135, ये एम्स 2015 के अंदर सवाल पूछा गया था। और आपसे पूछा गया था कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। स्टार्टिंग के जीरो क्या होंगे,
इनसिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग के जीरो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट। अरे जीरो के बाद कोई टर्म ही नॉन जीरो टर्म्स नहीं आया, डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो टर्म्स नहीं आया, इनसिग्निफिकेंट ही रह जाएगा। यानी कि टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है। इस वाले केस को देखिए, इस वाले केस को देखिए, इसमें कितने हैं? 1.0024। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद ये नॉन जीरो टर्म्स आया, तो यहाँ डेसिमल के बाद नॉन जीरो टर्म्स आया, तो समझ रहे कि नहीं? तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? 5। भैया 1 पॉइंट, ये तो शुरू से ही जीरो है, ये तो शुरू से ही जीरो था, इसलिए इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 5। समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाला देखिए 1.240, इसमें कितने होंगे? डेसिमल के बाद जितने भी आएंगे सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। समझ रहे हैं? इसमें देखिए 0.0020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को? तो ये एक बार आपके लिए आंसर लिख देता हूँ मैं, ठीक है? एक बार आपके लिए आंसर लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हमने डिस्कस किया था वो 2 था, ये 3, और ये कितना? 2, ये कितना? 4, इसमें कितने हैं? 1, इसमें कितना है बता दीजिए, बता दीजिए कितना? 3। रुकिए 1 सेकेंड, इसमें कितना है? सॉरी लैग कर रहा है, 1 सेकेंड। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर 3, और इसमें कितनी? 4, इसमें कितनी? 3, इसमें कितनी बता दीजिए? इसमें कितनी? 5, इसमें कितनी? 3, इसमें कितनी? 5, 1 सेकेंड, इसमें कितनी? 5, इसमें कितनी? बोलिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4, इसमें कितनी? 2। तो एक बार में इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा अच्छे से, और चीज़ों को आंसर के टर्म में आपको लिख दिया है, तो आप चीज़ों को समझ जाइए, ठीक है? दूसरी बात, अब देखिए जब इतना सारा रूल और सब कुछ पढ़ के बच्चा जब आता है, उसके सामने आता है ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे के दिमाग में उठने वाला सवाल, इधर से करना है या इधर से करना है? क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चा फंसेगा यहाँ पे, वो सोचेगा कि स्टार्टिंग से करूं या एंडिंग से करूं, कहाँ से करूं, सिग्निफिकेंट कहाँ बनाऊं उसके दिमाग में, क्योंकि वो पढ़ा होता है साइंटिफिक नोटेशन, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर बात करें तो कितना लेना है? बोलिए 6.6, समझ रहे हैं कि नहीं? 08, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब स्टार्टिंग से लेंगे। ये है मान लीजिए 1, ये है 2, ये है 3 और ये 4, इतना ही में मामला चलना है। अब देखिए आने वाला जो नंबर है, जो आने वाला नंबर है वो 7 है, और 7 5 से क्या है? ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6.609। क्यों? क्योंकि 5 से ये ज़्यादा है 7, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात 42.392800, 42.392800 कितना? 42.392800। तो अब हमें इन तीनों को उड़ाना है। किसको उड़ाना है? इन तीनों को उड़ाना है, ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स को, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें 4 में ही नंबर चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मामला यहीं तक बन जाएगा, समझ रहे हैं? यहीं तक मामला बन जाएगा। तो 42.39, समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाला टर्म्स 8 है, तो ये 39 की जगह क्या हो जाएगा? ये
9 है, अभी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज़ों को। रुकिए, जैसे ये 42.39 है। अब देखिए 42.39 लिखना सही है या फिर ये लिखना सही है, बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42.39 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो 2 है। अगर 2 है तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, क्योंकि देखिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, इस वाले 2 को, और 2 5 से कम है, 2 5 से क्या है, कम है, तो इसलिए कम है, तो 42.39 इज करेक्ट। समझ रहे हैं। दूसरी बात, एक सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, हैंग कर रहा है पूरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि ये 0.0048 लिखा हुआ है, 0.0048 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.0048 लिखा हुआ है। तो अगर ये 0.0048 लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 4.8, ये डेसिमल हम यहाँ ले आए तो 10⁻³ ये है, बस यही है साइंटिफिक नोटेशन, और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। ये बेसिक मैथ है, समझ रहे हैं, बेसिक मैथ है बेटा। दूसरी बात, इसको कैसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में, बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। 234 000 कैसे लिखना है इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.34 इंटू 10⁻, बोलिए कितना, 5। क्यों, क्योंकि अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे लगा दूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समझ रहे हैं, डेसिमल को अगर मैं इस पॉइंट पे लगा दूँ, इस पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे अगर लगा दूँ 2 के बाद और 3 के पहले, तो ये 2.34 वैल्यू होगी। और आप कितने अंक डेसिमल बिहाइंड ले आए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5, यही है साइंटिफिक नोटेशन, समझ रहे हैं। इसको देखिए 8.008 इंटू 10⁻3 की अगर मैं बात करके चलूँ, 8.008 की अगर मैं बात करूं, तो अब कितने अंक ले आए, बोलिए, 3 डेसिमल प्लेस तक तो ले आए इसको, ठीक है। तो इसको कितना लिख देंगे, इंटू 10⁻3। और इसमें इसमें अगर बात करें तो 500 क्या लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 5.00 इंटू 10⁻2, क्योंकि 2 पॉइंट इधर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, ठीक है। इसमें देखिए 6.0012 अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितने अंक इधर उधर कर सकते हैं, बताइए। या तो इसको लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻0, या फिर आप इसको बेसिकली लिख सकते हो 6.0012, सेम एज इट इज। समझ रहे हो, यही है साइंटिफिक नोटेशन, और कुछ है नहीं। समझ रहे हो कि नहीं, चीज़ों को समझ रहे हो या नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। एक बार राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। जैसा कि अगर हम 5 इंटू 5.364 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.82 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 26.82 आएगा, बोलिए कितना आएगा, 26.82 आएगा। आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो।
अब बताओ मेरे को इसका सिग्निफिकेंट जो ये 5 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर अगर आ जाता है तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। समझ रहे हो? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो बताओ किसके पास, इसके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है या इसके पास? ये मत बोल देना कि इसके पास ज्यादा है, नहीं बेटा, इनफाइनाइट ज्यादा होता है बेटा, समझ रहे कि नहीं? इनफाइनाइट ज्यादा होता है। एक बार ऐसे ही मैंने पूछा किसी से कि इनफाइनाइट ज़्यादा होता है कि 100 ज़्यादा होता है? बोल रहा है 100 ज़्यादा होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख जो भी है सही है। तो वैसे ही आप कभी ना बोल देना कि इनफाइनाइट ज़्यादा है, समझ? इनफाइनाइट मतलब उसका कोई गिनती ही नहीं है, इतना ज़्यादा है, समझ रहे हो? 5 इंटू 5.3 इंटू 6 4 जब करेंगे तो 26.82 आ जाएगा मामला, ठीक है? तो अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। तो मैंने आपको अभी अभी मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ दिखाया था कि ये वाला जो लीस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं, समझ रहे हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं। तो देखिए क्या लिखी हुई लाइन, अब समझिएगा। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। जो आपके सामने लीस्ट प्रिसाइज टर्म होगा उसमें हम बात आंसर को देंगे। तो देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर आप देखेंगे तो 4 आएगा, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो 4 ही मिलेगा आपको। और इसलिए लीस्ट प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में हम आंसर देते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज़्यादा प्रिसीजन। अगर कोई चीज़ प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसाइज है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। हो सकता है कि जो एक्यूरेट टर्म है वो ज़्यादा अच्छा करेक्शन दे रहा हो। प्रिसीजन कभी भी एक्यूरेसी को नहीं बताता है। तो वही चीज़ है, आप समझिए ये चीज़। दूसरा नोट क्या लिखना है आपको? मोर सिग्निफिकेंट जनरली मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। अगर यही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसी के अंदर है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर अगर किसी के अंदर है, जनरली उसका मतलब हम ये कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रिसाइज है, समझ रहे हैं? बट नॉट नेसेसरली ग्रेटर एक्यूरेसी। समझ रहे हैं? प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस। अगर जो कोई वैल्यू है रियल, जो अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें अगर दिखता है कोई चीज़ और उससे मिलती जुलती रीडिंग आ रही है, आसपास आ रही है, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ना कि ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर ज़्यादा टर्म में अगर देखा जाए, अगर मैं लिख रहा हूँ 5.00 और मैं 5.0 लिख रहा हूँ, तो ये वाला जो टर्म है ज़्यादा क्या है? प्रिसाइज है। लेकिन हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो। प्रिसाइज तो है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, ये भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं आप? यस। जैसे एक स्टूडेंट है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन को लेके जो भी डाउट है। स्टूडेंट परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट एंड student perform the same experiment and each of them recorded various measurement and mass which is given below. Student took 3.0 ग्राम ऑफ मास। ये बता दिया गया कि 3.0 ग्राम मास उसने ले रखा है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वेरियस मेजरमेंट, हमें बताना है ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है? तो जो स्टूडेंट ए था, जो स्टूडेंट ए था उसने रीडिंग ली पहली बार में तो 3.01 ग्राम आया, और दूसरे ने जब रीडिंग ली, दूसरी बार में जब रीडिंग ली तो 2.99 आया, ठीक है? और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और स्टूडेंट बी को देखिए 3.05 और 2.95, इसमें डिफरेंस 0.5 का जा रहा है, 0.05 का जा रहा है, इसमें 0.5 का जा रहा है, इसमें 0.5 का जा रहा है। समझ रहे हैं आप? बोलिए। इसमें 0.01 का आ रहा है,
इसमें 0.01 का आ रहा है, ठीक है ना? बोलिए, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज है? कौन ज़्यादा प्रिसाइज है? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट आर नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका स्टूडेंट ए का जब देखेंगे आप, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर के जो आसपास पहुंच रहा है, यानी कि ये ज़्यादा क्या है, दोनों रीडिंग इसकी क्या है, प्रिसाइज है, समझ रहे हैं? लेकिन स्टूडेंट बी, इस ये ना तो ज़्यादा प्रिसाइज है ना तो ज़्यादा एक्यूरेट है। देखिए, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज और नॉर एक्यूरेट। समझिए, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये लिख रहा है नाइदर प्रिसाइज और नॉर एक्यूरेट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी का देखेंगे आप, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, समझ रहे हैं आप? प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन पढ़िए, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कैसे भाई, कैसे? ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है, दोनों ही बातें बकवास कर रहा है ये, ठीक है? तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा इसमें जो अच्छा लग रहा है मेरे को, वो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, और यही आंसर भी है, ठीक है? क्यों? कि रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, क्योंकि इसका प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि ये जितना प्रिसीजन बता रहा है ये भी उतना ही प्रिसीजन बता रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। समझ रहे हैं आप? अब आइए थोड़ा सा सीखते हैं राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट को। किसके? राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट को। जैसे अगर मान लीजिए जो नंबर डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे कि 2.304 लिख लिया आपने, ठीक है? तो मान लीजिए आपको 4 को ड्रॉप करना है, तो 4 या तो क्या है, 5 से कम है, 5 से क्या है, कम है। ऐसे ही अगर जो ड्रॉप करने वाला डिजिट अगर 6 होता, यानी कि वो 5 से ज़्यादा है, तो वैसे ही केस बना के देख लीजिए। जैसे अगर 5 से ड्रॉप करने वाला डिजिट ज़्यादा है, तो उसको 1 से क्या बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बाई 1, समझ रहे हैं? और अगर 5 से लेस है, 5 से क्या है, कम है, तो उसको डिक्रीज बाई 1 कर देंगे, समझ रहे हैं? डिक्रीज बाई 1। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं? बोलिए। और ये वाला केस देखिए, मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट 5 ही है, मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट 5 ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट 5 ही है, तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर जो ड्रॉप कर रहे हैं डिजिट, उससे पहले वाला, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग यूनिट। अगर प्रीसीडिंग यूनिट इवन नंबर है तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्रीसीडिंग यूनिट ऑड है, मतलब जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो उसकी प्रीसीडिंग यूनिट अगर ऑड है, तो मेक इट इवन, क्योंकि राउंडिंग ऑफ को इवन पसंद है बेटा, राउंडिंग ऑफ को क्या पसंद है, इवन। कई बार टीचर लिख देते हैं कि इंक्रीज बाई 1, बट आपसे अगर कंसेप्चुअली अगर कोई पूछे कि क्या करना है, तो उस केस में मेक इट नेक्स्ट इवन, जो भी नेक्स्ट उसका इवन होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, और ठीक है, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जरा देखिए, जैसे ही क्वेश्चन देखिए, द नंबर दिया हुआ है, वे आर राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, द रिजल्टिंग नंबर रिस्पेक्टिवली। 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, 3 सिग्निफिकेंट की बात चल रही है। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कलर चेंज करने दीजिए। देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है 17.0145, ठीक है?
हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है? राउंडेड टू 3 फिगर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के 3 पॉइंट तक हमें राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राउंडेड टू 3 फिगर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, समझ रहे हैं? अब देखिए, ये डेसिमल के बाद 3 फिगर कौन से होंगे? 1 2 3, समझ रहे हैं? यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वेयर राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, समझ रहे हैं? अब ये देखिए, जिसको हमें ड्रॉप करना है यानी कि 5, यानी कि 5, दोनों में 5 को ड्रॉप करना है, यानी कि केस कौन सा बन रहा है? ये वाला केस बन रहा है, समझ रहे हैं आप? केस कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो उस केस में यहाँ पे देखिए ये 4 है, इसका जो प्रीसीडिंग वाला है ये 4 है। क्या है? जो प्रीसीडिंग वाला है ये 4 है। और 4 बताइए क्या है? इवन है कि ऑड है? बता दीजिए, इवन है कि ऑड है? अरे भैया बता दीजिए, इवन है ना? इवन है ना? तो इवन में क्या करते हैं? एज इट इज रख देते हैं, एज इट इज रख देते हैं। तो ये वाला मामला गलत हो गया, फिर ये वाला भी गलत हो गया, समझ रहे हैं? ये वाला मामला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, ये बच रहा है और ये बच रहा है। दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर बात करके चलें तो ये ऑप्शन बच रहा है और ये ऑप्शन बच रहा है अपने पास। इसमें देखिए प्रीसीडिंग यूनिट क्या है? 3 है, और 3 क्या है? ऑड है। 3 क्या है? ऑड है। बता दीजिए 3 क्या है? ऑड है। ऑड है ना? इफ द प्रीसीडिंग यूनिट इज ऑड, 3 क्या है? ऑड है। ये 5 को तो हम लोग ड्रॉप ही कर रहे हैं, और प्रीसीडिंग यूनिट क्या है? ऑड है। तो उस केस में क्या करते हैं? मेक इट नेक्स्ट इवन, मतलब कि अगर ये 3 है तो इसको हमें कितना करना पड़ जाएगा? 4 करना पड़ जाएगा। कितना करना पड़ जाएगा? 4। तो इस हिसाब से ये वाला मामला भी गलत हो गया, तो मामला ये चलेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए बाबू लोग, ठीक है? प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़िए खुद से, खुद से पढ़िए एक बार। पढ़ लिए? पढ़ लिए? खुद से पढ़ते रहिए इसको, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? A student perform a titration with different burettes। ये जेई एडवांस का सवाल है। कहाँ का सवाल है? जेई एडवांस का सवाल है। और अभी देखिए मैंने ब्यूरेट्स, अगर आप मान लीजिए कि आपको ब्यूरेट्स के बारे में पता ही नहीं होता, अगर मैं बताया ही नहीं होता कि ब्यूरेट्स क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होते इस क्वेश्चन के अंदर फालतू का, जिसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो छोटी छोटी बेसिक्स आपको एक अच्छे एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कराती हैं। इसलिए मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि बेसिक ही एडवांस है, बेसिक ही एडवांस है। A student perform titration with different burettes and find the titrate value 25.2 ml and 25.25 ml and 25.0 ml। कितना? इतना। The number of significant figure in average titrated value। अगर एवरेज टाइट्रेटेड वैल्यू की मैं बात करूं तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो आप देखिए, अगर आप लिखेंगे 25.2 प्लस ये वाला टर्म 25.25 प्लस 25.0 डिवाइडेड बाई 3, ये जितना भी टर्म्स होता है उतने नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं नीचे, समझ रहे हैं? उतने नंबर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। अरे ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखिए, ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 25 25 75 हो जाएंगे, 25 25 25 75 हो जाएंगे, ठीक है? और ये कितना है? 25 और 20, 25 और 20 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 75.45 डिवाइड बाई 3, 75.45 डिवाइड बाई 3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी?
25 तिहाई 75 और 15 तिहाई 45, मतलब 25.15 आ रही वैल्यू। तो जो वैल्यू आई कितनी आई, बोलिए, जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 25.15, 25.15 आ गई। देखिए इसको राउंड ऑफ करिए जरा ध्यान से, इसलिए राउंड ऑफ का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए, इस क्वेश्चन में भी राउंड ऑफ का कंसेप्ट लग रहा है, जरा ध्यान से देखिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, राउंड ऑफ करना है। ये देखिए 25.15, अब हमें इस 5 को ड्रॉप करना है अगर, तो ये वाला केस तो तीसरा वाला केस बन जा रहा है। कौन सा केस बन रहा है, तीसरा वाला। और जो प्रीसीडिंग यूनिट है अपने पास क्या है, प्रीसीडिंग यूनिट 1 है, और 1 क्या होता है, ऑड होता है। 1 क्या होता है, ऑड होता है, समझ रहे हैं। 1 क्या होता है, ऑड होता है। अगर प्रीसीडिंग यूनिट ऑड है तो मैंने बताया था कि इसको नेक्स्ट क्या बना दीजिए, नेक्स्ट क्या बना दीजिए, इवन नंबर बना दीजिए, नेक्स्ट इवन नंबर बना दीजिए। तो ओवरऑल क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, राउंडिंग ऑफ के बाद 25.2, कितना, 25.2। तो बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 3 है, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ और कर भी लेंगे आप अब। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। और एक बात और, जब भी देखा करिए जैसे कि टाइम आपके पास कभी कम हो, मतलब कि आप सवाल छोड़ने वाले हो या लेंदी लग रहा है, ठीक है, और आप एक एवरेज स्कोर से मतलब अपना सेफ जोन से बाहर हो, तो उस केस में अगर आपके पास समय नहीं बचा और ये क्वेश्चन भारी भरकम लैंग्वेज में अगर आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे आंसर को 50% तक करेक्टनेस के साथ पहुंच सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करके चलूं बेटा, कि मेरा ये कहना है कि जो इसमें हाईएस्ट वाला होता है वो आपका कभी भी, जैसे कि 1 से 100 के बीच में अगर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 1 से 100 के बीच में कोई वैल्यू दी गई है, 1 से 100 के बीच में, याद रखना, 1 से 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, 1 से 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, 1 से 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू दी गई है, तो आंसर ये बेटा याद रखना कि हायर वाला और लोअर वाला तो नहीं होने जा रहा है। अब इन चारों में आप चेक करिए, इन चारों में चेक करिए, सबसे हाईएस्ट क्या है, ये है, और सबसे लोवेस्ट क्या है, ये है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों तो गए ऐसे, ये दोनों तो ऐसे गए। अब 3 और 4 में ये मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास समय ना हो और आप सेफ जोन से बाहर हैं, मतलब एक आध दो क्वेश्चन करना है और चीज़ें बहुत लेंदी लग रही हैं, तो उस केस में आप ये लगा के चले आएंगे, ठीक है। 3 या 4, 50% चांस है कि क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक है। बट मैं इसको एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, आपको मैंने चीज़ें तरीके से समझा दी कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, ये वाला, ये वाला पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, पढ़िए। चीज़ें थोड़ी ओवरलोडेड हो रही हैं मुझे पता है, लेकिन इन चीज़ों को करने के बाद आपको एक सुकून भी मिलेगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। करिए इन चीज़ों को, जैसे कि ऐड 0.001 प्लस 0.02, इनको जब आप ऐड करेंगे बेटा, इनको जब ऐड करेंगे तो वो वाला रूल मैंने बताया था ना आपको, 0.02, इनको जब ऐड करेंगे तो आपको पूछ रहा है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। तो वो रूल मैंने बताया था कि जैसे आप इनको ऐड करेंगे 0.001 को 0.02 से, तो आप देखेंगे कि 1 2 0.0 क्या आ रहा है, 0.021 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.021 आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए, 0.021 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा था। अब क्या कह रहा है,
बताइए। एडिशन के टर्म में हमने एक रूल बताया था, आपको याद होगा। एडिशन के टर्म में मैंने क्या बताया था, एक रूल बताया था, और वो क्या बताया था, याद है आपको? याद है आपको? देखिए, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। In addition or subtraction, results should be reported to same number of decimal places as that the term with least number of decimal places. समझ रहे हैं? जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो वो वाले के टर्म में आंसर आपको देना है। तो बताइए क्या ये वाला आंसर होगा? नहीं, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें डेसिमल प्लेसेस देखिए 3 के बाद आ रहा है, इसमें बताइए 2 के बाद आ रहा है, तो इसके टर्म में आंसर देना है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मामला कहाँ जाएगा? यहाँ, सेकेंड वाला आंसर। समझ रहे आप? अब देखिए मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 0.2, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1.0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1.0। अगर आप राउंडिंग ऑफ के बाद अगर पूछ रहा है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ बता दो, तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद तो ये वाला 0 एलिमिनेट हो जाएगा। बोलिए, तो क्या ये वाला आंसर होगा? नहीं। ये वाला होगा? नहीं। ये वाला होगा? नहीं। आंसर ये वाला होगा। समझ रहे? ये वाला। क्लियर है चीज़ें? क्लियर है चीज़ें? बताइए, क्लियर है चीज़ें या नहीं? क्लियर है ना चीज़ें? और कोई दिक्कत? आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? बताइए, बताइए, आया नहीं आया यार? बताइए। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? चलिए, तो आई होप कि मुझे पता है कि आप कितने ठीक होंगे आज के लेक्चर के बाद, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ये बोरिंग और लेंदी लेक्चर लग रहा होगा आपको, बट कोई नहीं, ये चीज़ों का मिश्रण है, चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, और घबराने वाला कोई भी बात नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें सीखते चलेंगे यार, ठीक है? और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, साथ में प्रॉपर नींद भी लेनी है अच्छे से, ठीक है? इन सारी बातों का ध्यान रखिए और चीज़ों को एक कंसिस्टेंसी के साथ करने की कोशिश करिए यार बेटा। जो टाइम बनाइए उसके हिसाब से आप चीज़ों को 90 to 95% चीज़ों को करने की कोशिश करिए कि उतनी कम से कम हो जाए। समझ रहे हैं? और थैंक यू सो मच, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, और चीज़ें कवर करके ले आ रहा हूँ सारी चीज़ें। एक एक चीज़ को लिखना कितना टफ होता है आप ये समझिए। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वर्थ इट हो आपके लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि कैसा है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही कुछ, या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो, तो आप चीज़ों को कमेंट में कमेंट डाउन कर दीजिए इस वीडियो के एंड में, ठीक है? मैं आपके एक एक लोगों का रिप्लाई करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ें अगर कहीं कुछ गलत भी हो जाएंगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उस चीज़ को कि नहीं, कुछ गलत हो गई है मेरे से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।